अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोकैरियोट्स। क्या नाम है? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का नाम हमने इससे पहले भी कई बार सुन चुके हैं, चैप्टर 1 से सुनते आ रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स ये हैं, प्रोकैरियोट्स वो हैं, प्रोकैरियोट्स फलां है, प्रोकैरियोट्स फलां है। तो ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ से स्टार्ट लेंगे और हम चीज़ों को, ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, क्लास करते 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 अपने तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि मोस्ट कम्प्लेक्स हम इंसान है, मैमेलिया है। ठीक है। प्रोकैरियोट्स जो चैप्टर है वो प्रोकैरियोट्स के जितनी भी हमारे पास खुसूसियात हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी इसके शेप्स हैं, जितने इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इसका ह्यूमन पे क्या इफ़ेक्ट है, ह्यूमन के हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट है, ह्यूमन को ये बीमार कैसे करते हैं, ह्यूमन के लिए फ़ायदेमंद कैसे हैं, किस रिसर्च में कितना यूज़ हो रहे हैं, कैसे ये सेक्स करते हैं, कैसे अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, कैसे हमारे पास ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये यूनिसेलुलर हैं तो कैसे हैं, ये ज़िंदगी कैसे जीते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जो चैप्टर है वो होगा कि ये भाई इनको खुराक कहाँ से आती है, ये खुराक कैसे बनाते हैं, ज़िंदा कैसे रह रहे हैं, सांस कैसे लेते हैं, इसके अलावा और क्या बातें, जितनी भी ये प्रोकैरियोट से रिलेटेड बातें हैं वो सारी इंशाल्लाह इस चैप्टर में शामिल होंगी। तो सबसे पहले हमने तो ये समझना है कि व्हाट इज़ प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट को वैसे जहन में जो तुम लोग वो बैठाए रखो, समझो कि हम बैक्टीरिया जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज बैक्टीरिया। ठीक है, व्हाट इज बैक्टीरियम या व्हाट इज प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब पहले समझते हैं। ग्रीक वर्ड है प्रोकैरियोट। प्रो का मतलब क्या होता है, फिर से बता रहा हूं, हालांकि सबको पता है। प्रो का मतलब क्या होता है? बिफोर। प्रो का मतलब क्या होता है? बिफोर। और कैरी ऑन का मतलब क्या है? कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स मतलब बिफोर न्यूक्लियस। बिफोर न्यूक्लियस का मतलब क्या कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये बात थोड़ी सी गलत है। जब भी हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि प्रोकैरियोट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच लैक अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस तो होता है, न्यूक्लियाइड रीजन होता है, इनके अंदर डीएनए होता है, इनका अपना जेनेटिक मटेरियल सब कुछ होता है, लेकिन वो एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के उसके प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उसमें न्यूक्लियर पोर्स हो, उसका अलग से सिस्टम हो, सेटअप हो, वो सारी चीज़ें जो हैं, और इवन अंदर जेनेटिक मटेरियल में भी इसके काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, जिनके सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स। और इसके दो ही एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एक आर्काए और एक हमारे पास बैक्टीरिया। ठीक हो गया? एक आर्काए है और एक बैक्टीरिया है। फिर ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, इनको ना सबसे पहले हमें, हमारे पास अगर कोई चीजें हैं तो पहले हमें उनको डिवाइड करना है कि कौन सी चीज को कहां रखना है, कौन सी चीज को कहां रखना है, कौन सी चीज को क्या नाम देना है, वो सारी चीजें। बिलफर्स घर में अलमारी है, कबर्ड है, तो उसमें तुम लोग क्या रखते हो? अपने कपड़े रख लेते हो। अब उन्हीं के अंदर जो है बाकी सारी जो उन कपड़ों से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी तुम लोग वहां रख लेते हो। बुक्स के लिए अलग से शेल्फ है। इसी तरह बैग के अंदर भी तुम लोग डिवीजन करते हो कि भाई इस वाले हिस्से में मैंने बुक्स रखनी है, बैग के इस हिस्से में मैंने कॉपियां रखनी है, बैग के इस हिस्से में मैंने क्या रखनी है? पेंसिलें रखनी है, पेंसिल बॉक्स रखना है, ज्योमेट्री बॉक्स रखना है, सारी चीजें। यहाँ पे मैंने पानी की बोतल रखनी है, यहाँ पे मैंने फलानी चीज रखनी है, यहाँ पे मैंने फलानी चीज रखनी है। तो क्या है कि तुम लोगों ने उस बैग को भी डिवाइड किया होता है, प्रॉपर क्लासेस उसकी बनाई होती हैं, प्रॉपर हिस्से बनाए होते हैं कि उसके बेस पे हमने इनको डिवाइड करना है। तो इसी तरीके से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी माइक्रो नहीं कह रहा हूं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी जिंदा चीजें हैं, उनको डिवाइड करने की जरूरत है। उनको डिवाइड करने की जरूरत है कि उनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म कहां पे आएगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके साथ आएगा। आया ऑर्गेनिज्म वो प्लांट्स की तरह है तो प्लांट्स में आएगा, वो एनिमल्स की तरह है तो एनिमल में आएगा, वो बैक्टीरिया की तरह है तो उसको बैक्टीरिया में रखेंगे।
इसी तरीके से मतलब उसको डिवाइड करने की जरूरत है कि नहीं है। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसान अलग हैं, बंदर अलग हैं, हमारे पास घोड़े अलग हैं, शेर अलग हैं, हाथी अलग हैं, बैक्टीरिया अलग हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी कई किस्में हैं वो अलग हैं, उसके बाद प्रोटिस्टा अलग हैं, एल्गी अलग हैं, फंजाई, मशरूम, यीस्ट, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, ये सारी अलग हैं। प्लांट्स की कई किस्में हैं जो कि अलग अलग किस्में हैं, सारी एक जैसी नहीं है। तो ये जितने भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको मतलब नाम भी, मतलब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसको नाम दिया जाता है कि इसका ये नाम है, फिर पूरी दुनिया उसको उसी नाम से जानती है। तो इसी तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म जब डिस्कवर होता है तो उसको नाम दिया जाता है, जिस नाम की वजह से वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो नाम दिया जाता है, उसको हम डिफाइन करते हैं कि भाई ये इस तरह की चीज है, इसकी ये डेफिनेशन है, इसकी ये कैरेक्टर्स हैं, इसकी ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। फिर उनको क्लासिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है? क्लासिफाई, कि इसको हमने फलानी चीज के साथ रखने। अगर हमने कोई ऑर्गेनिज्म देख लिया, ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर लिया, तो उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज किस वाले के साथ ज्यादा मैच कर रही है। क्या उस सेल की, उस ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज प्लांट्स के साथ ज्यादा मैच कर रही है तो उसको प्लांट्स के साथ रखेंगे। अगर उसके हमारे पास बैक्टीरिया के साथ ज्यादा मैच कर रही है तो उसको बैक्टीरिया के साथ रखेंगे। उसके अगर एनिमल के साथ ज्यादा मैच कर रही है प्रॉपर्टीज तो उसको एनिमल के साथ रखेंगे। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। और बायोलॉजी की एक स्पेसिफिक फील्ड है, एक खास फील्ड है जो कि साइंटिफिक मेथड में क्या करती है, ऑर्गेनिजम्स को नेम करती है। ये बात याद रखना, ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग का काम, नाम देने का काम, साइंटिफिक नाम देने का काम ये भी करती है। उसके बाद डिफाइन भी करती है, डिफाइनिंग का काम भी करती है, और क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन का काम भी करती है। बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नेमिंग करना, उनको डिफाइनिंग करना और उनकी क्लासिफिकेशन करना, ये तीनों काम बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि करती है साइंटिफिकली। और उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमी। सो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which scientifically perform the naming, defining and classification or classifying the biological organism into different groups based on shared characteristics। कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज के बेस पे उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करती है टैक्सोनॉमी में। और इसके जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनको टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो बात हमने छेड़ी थी प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स को सबसे पहले हमने क्लासिफाई करना है, इसके मुख्तलिफ ग्रुप्स देखने हैं। इसके क्या करने हैं कि ये भाई जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो बैक्टीरिया है या जो आर्की है, इसका हमारे पास टैक्सोनॉमी में जगह कहां बनती है, उस चीज को हमने देखना है। तो उस चीज पे जाने से पहले अगर हम बात करते हैं ना बड़े लेवल पे, तो टैक्सोनॉमी प्रोकैरियोट्स की कई बेसिस पे होती है, कई बेसिस पे हमारे पास होती है। उसमें से एक बेस है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन, ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन, टैक्सोनॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोकैरियोट्स ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन सिस्टम। डोमेन सिस्टम क्या है कि डोमेन सिस्टम में हम ये कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी जिंदा चीजें हैं, वो जिंदा चीजों को हम 3 डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। और वो हमारे पास क्या क्या है? 3 डोमेन है, मैं यहां पे कर लेता हूं। एक है हमारे पास डोमेन आर्काई, डोमेन आर्काई। उसके बाद डोमेन यू बैक्टीरिया, मतलब है सारे डोमेन यू बैक्टीरिया। और तीसरा हमारे पास डोमेन यू कैरियोट्स या यूकैरिया। ठीक है, मतलब डोमेन के बेस पे अगर हम बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो 3 डोमेन से ताल्लुक रखेंगे। या तो वो डोमेन आर्काई से ताल्लुक रखेंगे, या वो डोमेन बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया से ताल्लुक रखेंगे, या वो डोमेन यूकैरिया से ताल्लुक रखेंगे, या यूकैरियोट से ताल्लुक रखेंगे।
ठीक है, वाई है या ए है, इसको खुद देख लेना। तो डोमेन है। अब ये टैक्सोनॉमिकल सिस्टम है, एक टैक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन सिस्टम की अगर बात करें तो उसके मुताबिक जितने भी हमारे पास बैक्टीरियोलॉजी की फील्ड है, या जितने भी इस तरह के पढ़ने वाले लोग जो हमारे पास हैं, जो डिग्रियां करने वाले लोग हैं, उनके मुताबिक जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, अगर वो बैक्टीरिया है तो यू बैक्टीरिया में आएगा, अगर वो आर्काई है तो वो आर्काई में आएगा। किस में आएगा? आर्काई में। तो डोमेन सिस्टम में आर्काई को अलग किया हुआ है, जबकि यू बैक्टीरिया को अलग किया हुआ है। लेकिन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये जो आर्काई और यू बैक्टीरिया है, इसको एक ही किंगडम में डाला हुआ है। इसकी वजह से हम इसको अलग से डिस्कस करते हैं। डोमेन सिस्टम में डोमेन आर्काई अलग है, यू बैक्टीरिया अलग है, और यूकैरिया अलग, या यूकैरियोट्स जिसको कहते हैं वो अलग है। तो ये तो है ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन सिस्टम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ किंगडम मोनेरा। ऑन द बेसिस ऑफ किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हिस्ट्री की। प्रोकैरियोट्स की तारीख की अगर बात करते हैं तो ये तारीख शुरू होती है 1674 से। 1674 मतलब आज से तकरीबन 300-350 साल पहले एक डच साइंटिस्ट था, वाइकिंग से ताल्लुक रखने वाला एक साइंटिस्ट था, जिसका नाम था हमारे पास एंटनी वैन लीवनुक। एंटनी वैन लीवनुक। तो ये जो एंटनी वैन लीवनुक था, ये बेसिकली साइंटिस्ट नहीं था, ये एक हमारे पास कारोबारी बंदे था। तो इसने एक लेंस, खुद अपना एक लेंस इजाद किया था, सिंगल लेंस हमारे पास इजाद किया था उसने, जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसने, और उसमें सिर्फ एक ही लेंस, जिसमें आजकल मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इसी तरह की चीज उसने बनाई थी, जिसमें एक ही लेंस यूज होता था। तो उस लेंस के जरिए सबसे पहले इस एंटनी वैन ने हमारे पास बैक्टीरिया देखे थे। उस वक्त बैक्टीरिया किसी को पता नहीं था, लेकिन अभी के लिए देख लो कि बैक्टीरिया जो है उसको देखा था अपने बनाए गए एक सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप के साथ। देखा था, बैक्टीरिया को देखा था, मतलब इसने डिस्कवर किया था। लेकिन इस बंदे ने उसको नाम बैक्टीरिया का नहीं दिया, इस बंदे ने उसको नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल्स। ठीक है, ये नाम किसने, ये एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता रहता है इसलिए बता रहा हूं। एंटनी वैन ने 1674 में बैक्टीरिया जैसी चीजों को डिस्कवर कर लिया था, और उसने इसको नाम दिया था एनिमलक्यूल्स का। एनिमलक्यूल्स का मतलब क्या है? एनिमल तो एनिमल हो गया, क्यूल का मतलब होता है छोटा, लिटल, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, लिटल या फिर माइक्रोस्कोपिक। तो एनिमलक्यूल्स का मतलब क्या हुआ? माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। क्या मतलब? छोटे छोटे से, नन्हे नन्हे से एनिमल्स। उसने उसको नाम दे दिया था। क्या दे दिया था? नाम, एनिमलक्यूल्स। फिर इस एनिमलक्यूल्स, या इसको प्रोकैरियोट्स कहते रहे, लोग कहते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ? एंटनी की तो बात समझ आ गई कि सबसे पहले डिस्कवर इसने किया था बैक्टीरिया को, और इसको नाम दे दिया था एनिमलक्यूल्स का। फिर उसके बाद आते हैं तकरीबन 200 साल बाद 1861 में। किसमें? 1861 में जॉन हॉग, इसने क्या काम किया था? इससे पहले, मतलब 1861 से पहले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ना, जितने भी माइक्रो कह रहा हूं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, चाहे बड़े प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, उनके क्लासिफिकेशन सिस्टम दो ही थे। मतलब दो ही क्लासेस हुआ करती थी, दो ही किंगडम हुआ करते थे, कि या तो वो किंगडम प्लांटी है या फिर वो किंगडम एनिमेलिया है। मतलब या तो वो पौधा है या वो जानवर है। इसी के बेस पे मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स उनको डिवाइड किया जाता था। दो ही क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, दो ही किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थे। एक हमारे पास किंगडम प्लांट्स का था, एक किंगडम एनिमल्स का था। जिसकी प्रॉपर्टीज एनिमल्स के साथ ज्यादा होती थी उसको एनिमल्स में रखते थे, जिसकी प्रॉपर्टीज प्लांट्स के साथ ज्यादा होती थी उसको प्लांट्स में रख देते थे। अरिस्टोटल ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको डिफाइन किया था बहुत पहले। तो फिर 1861 में क्या हुआ कि मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होने लगे कि यार वो एट अ टाइम प्लांट्स भी थे, एट अ टाइम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एनिमल्स की भी थी, और एट अ टाइम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो ना प्लांट्स में होती थी ना एनिमल्स में होती थी। मतलब इस तरीके के मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्कवर होना शुरू हुए कि जैसे यूग्लिना हो गया, बाकी एल्गी हो गई, ये इस तरह की चीजें हो गई कि वो एट अ टाइम
प्लांट्स थे, लेकिन एट अ टाइम उसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो माइक्रो लेवल पे प्रॉपर्टीज थी वो प्लांट्स की नहीं थी, वो एनिमल्स की थी। तो इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए 1861 में जॉन हॉग ने क्या किया, इसने एक और किंगडम जो है वो मुतारफ करवाया और उसको नाम दिया किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा का मतलब क्या है? किंगडम प्रो का मतलब फिर वही पहले, द वेरी फर्स्ट, पहले, टिस्टा, प्रोटेस्टा ये ग्रीक वर्ड है, प्रोटिस्टियोस। क्या है? प्रोटिस्टियोस। तो प्रोटिस्टियोस से ये डिराइव हुआ नाम है प्रोटेस्टा, जिसका मतलब होता है द वेरी फर्स्ट, सबसे पहले वाले। तो सबसे पहले वाले की बेस पे इस जॉन हॉग ने किंगडम प्रोटेस्टा मुतारफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, एक नया किंगडम प्रोटेस्टा, और उस वक्त जो प्रोकैरियोट्स थे उनको प्रोटेस्टा में डाल दिया गया। किस में डाल दिया गया? प्रोटेस्टा में डाल दिया गया। क्या था पहले? सबसे पहले हमारे पास किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने किंगडम थे? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो अब 1861 में जॉन हॉग ने क्या किया, उसने एक और किंगडम मुतारफ करवाया, किंगडम प्रोटेस्टा। क्या? प्रोटेस्टा। और प्रोटेस्टा में ऐसे जानदार को रखना शुरू हो गए जो कि जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज हुआ करती थी या दोनों से मुख्तलिफ हुआ करते थे। तो इस तरह के जो अजीब जानवर थे, जो अजीब हमारे पास ऑर्गेनिजम्स थे, जिंदा चीजें थे, उनको किंगडम प्रोटेस्टा में रखना शुरू कर दिया। और उस वक्त प्रोकैरियोट्स जो थे, जो बैक्टीरिया और आर्काई वगैरह थे, उसको भी किंगडम प्रोटेस्टा में डाल दिया। किसमें डाल दिया? किंगडम प्रोटेस्टा में। फिर आते हैं हमारे पास 1866 में, 5 साल बाद अर्नस्ट हैकेल ने क्या काम किया? अर्नस्ट हैकेल ने हमारे पास ये किया कि यार किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर उसने एक ग्रुप बनाया, मतलब किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर उसने एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप में, उस सेपरेट ग्रुप को नाम दिया हमारे पास मुनेरा का। किसका नाम दिया? मुनेरा का। एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को नाम क्या दिया? मुनेरा का। और जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, जितने भी बैक्टीरिया और आर्काई वगैरह थे, उसको इस ग्रुप में शामिल करना शुरू कर दिया। 5 साल बाद, मतलब किंगडम प्रोटेस्टा बना, फिर किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर ही एक अलग से ग्रुप बनाया उसने, ग्रुप मुनेरा या क्लास मुनेरा, और उस मुनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोट्स को डालना शुरू कर दिया। कब की बात है? 1866 की। उसके बाद 1882, ये सिर्फ सीक्वेंस बताने के लिए, क्योंकि सीक्वेंस में हम आ रहे हैं। 1882 में अर्नबर्ग जो था, ये हमारे पास बंदा अर्नबर्ग, ये चीज याद रखो, इसने सबसे पहले प्रोकैरियोट्स को नाम दिया था बैक्टीरियम का। तो ये जो लफ्ज बैक्टीरियम है, ये हमारे पास किस बंदे ने दिया था? 1882 में अर्नबर्ग जो था, उसने बैक्टीरियम का नाम यूज किया था, और उसके बाद लोग फिर इसको बैक्टीरिया भी कहना शुरू हो गए। तो ये काम 1882 में, और ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, उसके हवाले से देख लो। फिर 1938 में, कई साल बाद, जो है ना, हर्बर्ट कॉपलैंड ने क्या काम किया? हर्बर्ट कॉपलैंड ने कहा कि ये जो हमने किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, इस ग्रुप को अलग से किंगडम में रख लेते हैं, कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उसको अलग से किंगडम में रखेंगे। और इस तरीके से नाम आया किंगडम मुनेरा का। क्या नाम आया? किंगडम मुनेरा का। तो किंगडम मुनेरा किसने बनाया भाई? किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा बनाया भाई हर्बर्ट कॉपलैंड ने। हर्बर्ट कॉपलैंड ने क्या किया कि जो ग्रुप का स्टेटस था उसको तो एलिवेट किया, और जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे हमारे पास, ए सेलुलर करो, ए न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस नहीं हुआ करता था, उनको किंगडम मुनेरा में डाल दिया। किस में डाल दिया? किंगडम मुनेरा में डाल दिया। उसके बाद 1969 में, किसमें? 1969 में रॉबर्ट एच विटेकर, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था रॉबर्ट एच विटेकर, इसने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। रॉबर्ट एच विटेकर ने क्या किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। आजकल भी यही चल रहा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उसके लिए कहा कि यार इसको 5 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। अभी तक तो 4 थे, तो मतलब नया किंगडम कौन सा मुतारफ करवाया? नया किंगडम उसने मुतारफ करवाया किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई।
तो ये 5 किंगडम्स थे। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत गलतियां थी, उन गलतियों को फिर 1988 में लेन मार्गुलिस और कार्लेन श्वार्ट्ज ने जो हमारे पास थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यही रहने दिया। और इन दोनों ने, मतलब रॉबर्ट एच विटेकर ने भी और मार्गुलिस और कार्लेन ने भी, इन्होंने भी प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा में ही डाला। किसमें डाला? किंगडम मोनेरा में। और इस तरीके से हमारे सामने आ गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और उसको अगर हम अभी सीक्वेंस से लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास, अभी मैं क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, अगर इसको मैं सीक्वेंस से लिखता हूं तो हमारे पास सबसे पहले आएगा किंगडम मोनेरा, जिसमें जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सारे शामिल होंगे उनकी। उसके बाद होगा किंगडम प्रोटिस्टा, अब ये अभी भी है किंगडम प्रोटिस्टा, ऐसे जानवर जो एट अ टाइम प्लांट से ताल्लुक भी रखते हो और ना भी रखते हो, एनिमल्स की तरह हूं और ना भी हो, फंजाई की तरह हूं और ना भी हो। 7वां चैप्टर इसी बेस पे, किंगडम प्रोटिस्टा पे। तो किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद किंगडम फंजाई, फिर किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक हमारे जो प्रोकैरियोट्स हैं वो किस किंगडम से ताल्लुक रखते हैं? किंगडम मोनेरा से। किससे ताल्लुक रखेंगे? किंगडम मोनेरा से। अगर डोमेन की बेस पे इसकी बात करें तो फिर प्रोकैरियोट्स किस डोमेन से ताल्लुक रखते हैं? यूबैक्टीरिया से। और अर्काई भी हमारे पास तकरीबन प्रोकैरियोट्स है, लेकिन उन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और ये फर्क हमें पता चला 1977 में। किसमें? 1977 में एक साइंटिस्ट था कार्ल। इस बंदे ने जाके ये पता लगाया कि हमारे पास आर्काई यानी आर्की और बैक्टीरिया में भी फर्क होता है। 1977 में ये बात हमें पता चली। तो 1969 के बाद 1977 वाली बात अलग से याद रखो। कार्ल जो बंदा था उसने कहा था कि अगर इसके फाइलोजेनी हम देखें तो बैक्टीरिया अलग हैं और आर्काई अलग हैं। अभी हम सीखेंगे कि बैक्टीरिया क्या बला है और आर्काई क्या बला है, लेकिन सबसे पहले 1977 वाला जो हमारे पास रिसर्च हुई थी उसके मुताबिक ये पता चला कि आर्काई अलग हैं और बैक्टीरिया अलग हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड फाइलोजेनी जो है उससे वो फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहा था, वो हमारे पास फाइलोजेनेटिक स्टडी कर रहा था। अब फाइलोजेनी क्या है? व्हाट इज फाइलोजेनी? व्हाट इज ए फाइलोजेनी? फाइलोजेनी वो ब्रांच है बायोलॉजी की कि जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन जब हुई तो वो कहां कहां खुद एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, इसको फाइलोजेनी बोलते हैं। द एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस अमंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी। क्या है? द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस अमंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फाइलोजेनी। आसान लफ्जों में मैं बता दूं, जैसे हम हैं, इंसान है, होमोसेपियंस, तो हमारे क्लोज बंदा कौन सा, मतलब क्लोज स्पीशी कौन सी है? बंदर है ना, मंकी है हमारे सबसे क्लोज। मतलब अगर हम इंसान हैं तो हमारे क्लोज रिश्तेदार क्या है? बंदर हैं। क्या है हमारे पास? है बंदर है। हम इंसान हैं, हमारे क्लोज बंदर हैं। थोड़ा सा और क्लोज जाएंगे तो हमारे पास जो शेर और हाथी और ये चीजें, इनकी आपस में एवोल्यूशन के एतबार से रिलेटेडनेस ज्यादा है। एक दूसरे के जितने मुसावी हैं वो उतने ही करीब होंगे एक दूसरे के। तो बंदर हमारे कजन्स हैं, मतलब कजन्स इन द सेंस, पहले तो वो अगर एवोल्यूशन में नहीं जाते, नहीं तो होमो निएंडरथल्स और फलाना फलाना जो भी है। लेकिन फाइलोजेनी क्या है कि अगर एवोल्यूशन में देखें तो कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट करता है, इस चीज को स्टडी करना, दैट इज फाइलोजेनी। और इस फाइलोजेनी में एक मॉलिक्यूलर क्लॉक यूज होता है। जब हम फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहां पे हम राइबोसोमल आरएनए, क्या राइबोसोमल आरएनए वाला जो जीन है उसको कंसीडर करते हैं एज अ मॉलिक्यूलर क्लॉक, मतलब एक मॉलिक्यूलर घड़ी के तौर पर हम कंसीडर करते हैं कि जिनमें राइबोसोमल आरएनए का जो जीन सीक्वेंस है जितने ज्यादा सिमिलर होगा वो उतनी ज्यादा एक दूसरे के करीब, मतलब करीब होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए वाला जो जीन था उसको, राइबोसोमल आरएनए 16 था कि पता नहीं कौन सा था, तो उसको एज अ मॉलिक्यूलर क्लॉक उन्होंने कंसीडर किया। और इसके मुताबिक जो कार्ल ने, उसने कहा था कि जब मैं राइबोसोमल आरएनए के जीन सीक्वेंस देख रहा था तो मैंने देखा कि जो आर्काई थे, क्या थे हमारे पास, जो आर्काई थे
और जो बैक्टीरिया थे दोनों में फर्क था। दोनों में क्या था? फर्क। और वो फर्क क्या था कि उसको हमारे पास मतलब टोटल 1500 न्यूक्लियोटाइड्स में थे, तो तकरीबन 910 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद जो सीक्वेंस मिला था वो कुछ ऐसे मिला था कि एडेनिन एडेनिन एडेनिन, फिर CUC, फिर एडेनिन 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 था आर्काई में। जबकि बैक्टीरिया में था ये एडेनिन एडेनिन एडेनिन, फिर CUU, एडेनिन एडेनिन एडेनिन। तो इस तरीके से हमारे पास अगर मैंने उल्टा लिख दिया तो बुक में फिर उसको देख लो, लेकिन ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ डिफर करते थे। तो इसकी वजह से हमें पता चला कि आर्काई और है, बैक्टीरिया चीजें और है, इनकी एवोल्यूशन अलग हुई है, इनकी एवोल्यूशन अलग हुई है, और कोई जीन ट्रांसफर बहुत कम इनके दरमियान मिलने को नजर आया है। मतलब यहां से कोई जीन हॉरिजॉन्टली वहां पे नहीं गया, ना वहां से कोई जीन यहां पे आया। इनकी एवोल्यूशन, इनके आबाव अजदाद अलग हैं, इनके बाव अजदाद अलग हैं। वो आपस में कोई कॉमन इंसेस्टर होगा तो होगा, नहीं तो आर्काई अलग हैं। आर्काई ज्यादा रिलेटेड है टुवर्ड्स यूकैरियोट्स, टुवर्ड्स यूकैरियोट्स। इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बेस पे हमें पता चला कि नहीं, देयर शुड बी 3 डोमेन्स। डोमेन आर्काई अलग होना चाहिए, डोमेन यू बैक्टीरिया अलग होना चाहिए, और डोमेन यूकैरिया अलग होना चाहिए। तो ये था हमारे पास थोड़ी सी हिस्ट्री, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। इंपॉर्टेंट बातें जब हम आर्काई को शुरू करेंगे या हम प्रॉपर बैक्टीरिया को शुरू करेंगे तब से शुरू होगा, बैक्टीरिया को समझेंगे। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी और थोड़ी सी उसकी टैक्सोनॉमी थी जो कि पहले लेक्चर में होनी चाहिए। एक इंट्रोडक्टरी क्लास था हमारे पास जिसमें थोड़ा बहुत हमने हिस्ट्री को टच किए। तो होप सो कि आज का जो इंट्रोडक्टरी सेशन है वो आप लोगों को पसंद आ गया होगा। मुझे पता है थोड़ा बोरिंग है, क्योंकि हिस्ट्री जब आ जाए तो थोड़ी बोरिंग हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको अच्छा बनाने की और इसको प्रॉपर तरीके से समझाने की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।